दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 7, विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों का विकलांगता के क्षेत्र में योगदान। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 77, अध्याय 7, विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों का विकलांगता के क्षेत्र में योगदान। A.K. मित्तल। इस अध्याय द्वारा हम आपको कुछ ऐसे संगठनों व कहीं कहीं उन संगठनों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों से परिचित कराएंगे जिनकी चर्चा आप अपने काम अथवा प्रशिक्षण के दौरान अक्सर सुनते होंगे। यहाँ हम केवल प्रमुख सरकारी संगठनों के विषय में विचार करेंगे जिनका विकलांगों के शिक्षण व पुनर्वास से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो। अधिकांशतः ये संगठन भारत सरकार के अधीन है, जबकि कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हमारी चर्चा के केंद्र होंगे। तो आइए आरंभ करें। राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए 7 राष्ट्रीय संस्थानों का संचालन करता है। ये संस्थान मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय हैं। संबद्ध विकलांगता के क्षेत्र में इनके प्रमुख उद्देश्य हैं: आवश्यक मानव संसाधनों का विकास करना, शिक्षण व पुनर्वास से संबंधित कुछ मॉडल सेवाएं चलाना, अपेक्षित शोध व विकास गतिविधियों को संचालित करना। अब हम आपके पाठ्यक्रम से संबद्ध 6 राष्ट्रीय संस्थानों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। नंबर 1, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड, राजपुर रोड, देहरादून में ये संस्थान स्थित है। वैसे तो इस संस्थान का आरंभ एक प्रकार से 1 जनवरी 1950 को ही हो गया था, जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युद्ध में दृष्टि खोने वाले सैनिकों के सेंट डस्टन्स छात्रावास को अपने हाथ में लिया और उसके स्थान पर वयस्कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। धीरे धीरे अन्य संस्थाएं स्थापित होती गईं और संचालन होने लगा केंद्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा। पृष्ठ 68, 1967 में इन सभी संस्थाओं को राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केंद्र नाम से एक इकाई के अंतर्गत ला दिया गया, जिसे 2 जुलाई 1979 को राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का रूप दे दिया गया। 21 अक्टूबर 1982 को इस संस्थान को मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। इस समय इस संस्थान का चेन्नई में एक क्षेत्रीय केंद्र और सिकंदराबाद यानी आंध्र प्रदेश और कोलकाता में क्षेत्रीय एकक है। सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में स्थित विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र भी इस संस्थान के अधीन है। आजकल संस्थान दृष्टिबाधा संबंधी शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातक यानी B.Ed व स्नातकोत्तर यानी M.Ed पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।
साथ ही गतिशीलता विज्ञान यानी मोबिलिटी साइंस में स्नातक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है। संस्थान अनेक लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम व कुछ मॉडल सेवाएं भी संचालित करता है, जैसे वयस्क दृष्टिहीनार्थ प्रशिक्षण केंद्र, दृष्टि बाधितों के लिए मॉडल विद्यालय, ब्रेल पुस्तकें तैयार करने के लिए केंद्रीय ब्रेल प्रेस, सहायक उपकरण निर्माण हेतु एक बड़ी कर्मशाला, प्रिंट व ब्रेल पुस्तकालय, ध्वन्यांकित पठन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक इकाई आदि। संस्थान समय समय पर शोध कार्य भी करता है। भारत की ब्रेल परिषद का संचालन भी इसी संस्थान की जिम्मेदारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.nivh.org.in। नंबर 2, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान या अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये संस्थान बांद्रा, पश्चिम मुंबई में स्थित है। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री अली यावर जंग ने इस स्थान पर श्रवण विकलांगों के लिए विद्यालय या अन्य कोई कार्यक्रम शुरू करने हेतु जमीन व भवन दिलाने में पहल की थी, जहां बाद में ये संस्थान स्थापित हुआ और इस कारण श्री अली यावर जंग का नाम इससे जुड़ा। पृष्ठ 79। ये वाणी या श्रवण बाधित अथवा दोनों प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई। इस समय इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, नई दिल्ली, सिकंदराबाद व भुवनेश्वर में हैं। भोपाल और हाल में स्थापित अहमदाबाद के संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र यानी CRCS संस्थान के अधीन है। संस्थान श्रवण विकलांगता, वाणी भाषा प्रक्रिया और श्रवण प्रक्रिया विज्ञान क्षेत्रों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। ये भारतीय संकेत भाषा में व अन्य क्षेत्रों में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संकेत भाषा व संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान माता-पिता, संरक्षकों व कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यहाँ संकेत भाषा का एक प्रकोष्ठ भी है। साथ ही संस्थान अनेक शोध कार्यों व जागरूकता सृजन की विषय सामग्री के साथ श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पहचान संबंधी उपचार, श्रवण सहायक उपकरण आदि की भी व्यवस्था करता है। संस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है इसके द्वारा चलाई जा रही विकलांगता सहायता टेलीफोन सेवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.ayjnihh.nic.in। नंबर 3, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। इस संस्थान की स्थापना 1984 में मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुई। इस समय संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली, कोलकाता व मुंबई में हैं। पृष्ठ 80। संस्थान मानसिक विकलांगता, समुदाय आधारित पुनर्वास, आरंभिक हस्तक्षेप, पुनर्वास मनोविज्ञान व पुनर्वास उपचार विज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है और अनेक शोध कार्य हाथ में लेता है। यहाँ मानसिक विकलांगता में MPhil व इन बच्चों के लिए शिक्षकों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। साथ ही मानसिक रूप से विकलांग बच्चों व वयस्कों के लिए आरंभिक हस्तक्षेप व माता-पिता के लिए परामर्श से लेकर शिक्षा, व्यावसायिक मूल्यांकन, व्यवहार संशोधन आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मानसिक विकलांगता से संबंधित अनेक परीक्षण भी तैयार किए गए हैं। संस्थान के मुख्यालय व नई दिल्ली के इसके क्षेत्रीय केंद्र में मानसिक विकलांग बच्चों व युवाओं के लिए विशेष शिक्षा केंद्र भी संचालित होते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.nimhindia.org। नंबर 4, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ये संस्थान गामक बाधा यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी व अस्थि विकलांगता यानी ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य करता है और बॉन हुगली, कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन भूतपूर्व कुमार P.N. राय अस्पताल समूह की जमीन व भवन अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
संस्थान को समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में अप्रैल 1982 में पंजीकृत किया गया। संस्थान के देहरादून व आइजोल यानी मिजोरम में क्षेत्रीय केंद्र है व पटना का संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र इसके अंतर्गत है। संस्थान फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थेटिक्स में स्नातक व विकलांग पुनर्वास और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। इनके अतिरिक्त संस्थान में बहुउद्देशीय पुनर्वास व संबद्ध क्षेत्रों में भी अनेक डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संस्थान में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, उपचारात्मक शल्य क्रिया, सहायक उपकरण आदि सुलभ कराना और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.nioh.in। पृष्ठ 81। नंबर 5, राष्ट्रीय बहुविकलांगजन अधिकारिता संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये संस्थान मुत्तुकाडु, चेन्नई में 2005 में स्थापित हुआ। संस्थान 1995 के विकलांगता अधिनियम और 1999 के राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में अंकित 2 या अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए काम करता है। संस्थान आवश्यक व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पैलिसी, बधिरांधता यानी डीफ ब्लाइंडनेस व स्वलीनता यानी ऑटिज्म में विशेष शिक्षा के लंबी अवधि के डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। साथ ही जिले व राज्य स्तर पर बहुविकलांगजनों के पुनर्वास व सशक्तिकरण के लिए उनके माता पिता, ग्रामीण अंचलों के कार्यकर्ताओं व विभिन्न श्रेणियों के पुनर्वास कर्मियों के लिए लघु अवधि के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। बहुविकलांग बच्चों व वयस्कों के लिए संस्थान में अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे आरंभिक हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष शिक्षा, श्रवण क्रिया विज्ञान, वाणी प्रक्रिया विज्ञान, संवेदी प्रशिक्षण। संस्थान निकटवर्ती राज्यों के सहयोग से आदर्श सेवाओं की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील है। कुछ शोध व विकास कार्य भी हाथ में लिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.niepmd.tn.nic.in। पृष्ठ 82। नंबर 6, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांगजन संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडिकैप्ड। नई दिल्ली में विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित ये संस्थान तब अस्तित्व में आया जब एक स्वयंसेवी संस्था अंग विकृत व विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ परिषद द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू भौतिक चिकित्सा व पुनर्वास संस्थान नामक संस्था को समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 22 मई 1975 को अपने हाथ में ले लिया। 1976 में संस्थान मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ और 2002 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम के साथ संबद्ध हो गया। संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र सिकंदराबाद में है और लखनऊ व श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये संस्थान 3 स्नातक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। फिजियोथेरेपी में बैचलर्स यानी बीपीटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बैचलर्स यानी बीओटी व प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थेटिक्स में बैचलर यानी बीपीओ। संस्थान शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की सहायतार्थ अनेक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे विभिन्न प्रकार की थेरेपीज, पुनर्वास, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व व्यावसायिक परामर्श व निर्देशन, समाज में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सूचना प्रसार। साथ ही संस्थान प्रोस्थेटिक व ऑर्थेटिक उपकरणों की एक कर्मशाला भी चलाता है, जहां से उपकरण शिविरों के माध्यम से या मुख्यालय से ही सुलभ कराए जाते हैं। संस्थान प्राथमिक स्तर का दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत विद्यालय का संचालन भी करता है, जहां इस लेख के समय 53 में से 49 विद्यार्थी विकलांग हैं। मध्यम आकार का एक छापाखाना भी संस्थान में है, जो मंत्रालय व अन्य स्रोतों से प्राप्त छपाई के काम को निष्पादित करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संस्थान की वेबसाइट www.iphnedelhi.in। पृष्ठ 83। भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया,
1986 में पंजीकृत व 1992 के अधिनियम द्वारा एक वैधानिक संस्था के रूप में ये परिषद अस्तित्व में आई। इस परिषद का प्रमुख दायित्व शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, संबद्ध संस्थाओं को निरीक्षण द्वारा मान्यता देना व व्यावसायिकों व कर्मियों का पंजीकरण है। परिषद की अधिक जानकारी इस पुस्तक में अन्यत्र दी गई है, कृपया अवलोकन करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत गांवों में कार्यरत महिला कार्यकर्ता हैं, जिन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। ये एकीकृत सेवा योजना तत्कालीन केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की ओर से 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी और आजकल इसकी निगरानी का दायित्व केंद्रीय बाल व महिला विकास मंत्रालय का है। आंगनवाड़ी व योजना के अन्य कर्मियों व अधिकारियों के अधिविन्यास व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना राष्ट्रीय जनसहयोग व बाल विकास संस्थान नई दिल्ली की जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चुनाव गांव की महिलाओं में से ही किया जाता है। योजना के आरंभिक वर्ष में मैट्रिक व गैर मैट्रिक योग्यता वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय क्रमशः ₹150 व ₹100 प्रतिमाह था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और अब इसे ₹3000 प्रतिमाह तक किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता ग्रामीण समुदायों में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कार्य करती हैं। इनके प्रमुख दायित्व हैं पूरक पोषाहार की व्यवस्था में योगदान करना, संबद्ध समूहों के लिए सहायक मिडवाइफ व नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी की मदद से स्वास्थ्य परीक्षा करना। पृष्ठ 84। इन समूहों को आवश्यक सहायता के लिए संबद्ध सेवाओं की जानकारी देना, 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए स्वस्थ आहार व स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ कराने में सहयोग देना, 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना। विकलांगता के क्षेत्र में भी इन कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाता है। संबद्ध गांवों में विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी रखना, गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से बच्चे को संभावित विकलांगता से दूर रखने के लिए आरंभिक उपायों की जानकारी देना, माता पिता व परिवार के अन्य जनों को विकलांग बच्चे को अपेक्षित स्वीकृति प्रदान करने के लिए तैयार करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य इनकी भूमिका में सम्मिलित हैं। पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय विकलांगता संस्थानों व स्वयंसेवी संगठनों की ओर से इन कार्यकर्ताओं को विकलांगता से संबंधित उनकी भूमिकाओं से परिचित कराने हेतु कम अवधि के अनेक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना वर्ष 1974 में तत्कालीन समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई। इसके उद्देश्य थे विकलांग बच्चों को सामान्य सरकारी विद्यालयों में उनके गैर विकलांग साथियों के साथ शिक्षित करना, विद्यालय में उनके बने रहने को सुलभ करना, जहां आवश्यक हो विशेष विद्यालयों में अपेक्षित कौशल अर्जित करने के उपरांत विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना। योजना के अंतर्गत आरंभ में राज्य सरकारों को इस कार्य के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमाओं के अंदर 100% सहायता प्रदान की गई। 1980 से 81 में इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विकलांगता शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सीमित अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए। पृष्ठ 85। एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत ये अपने प्रकार के प्रथम सरकारी आयोजन थे। 1982 में ये योजना समाज कल्याण मंत्रालय से तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई, जहां 1992 में इस योजना में कुछ संशोधन किए गए। इनके अनुसार राज्य सरकारों के साथ साथ मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस योजना से लाभ प्राप्त करने की अधिकारी हो गयीं। योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए संसाधन, शिक्षक अथवा भ्रमणशील शिक्षक के वेतन, बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षणिक उपकरण, पाठ्य पुस्तकों, स्कूल वर्दी, शिक्षक प्रशिक्षण आदि उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमाओं के अंदर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस योजना से लाभ प्राप्त करते हुए विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालयों में शिक्षा का प्रबंधन किया। 2008 में मानव संसाधन मंत्रालय ने इस योजना को अपनी ओर से समाप्त कर एक नई योजना माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा के नाम से आरंभ की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्वाधीनता के उपरांत कई दशकों तक ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के रूप में कार्य करता रहा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग में विकलांगों के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित पहल इसी मंत्रालय में हुई, जब अप्रैल 1947 में यहाँ एक दृष्टिबाधित एकक की स्थापना हुई, जो एक प्रकार से आगे आने वाले विकलांगों के लिए सभी सरकारी प्रयासों का आधार बनी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, जनवरी 1950 में इस मंत्रालय ने ही देहरादून में दृष्टिबाधित वयस्कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो आज के वहां के राष्ट्रीय संस्थान की आरंभिक इकाई बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में मंत्रालय ने विकलांग विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले सरकारी छात्रवृत्ति योजना का सूत्रपात किया। बाद में विकलांगता कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग और मंत्रालय द्वारा संचालित होने लगे। पृष्ठ 86। 1982 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना इस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई। 1985-86 से ये मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा। 1986 में इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 में इस नीति को लागू करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम में विकलांग बच्चों की शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। शारीरिक रूप से विकलांग व कम गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों का सुझाव व अधिक गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए हर जिले में संयुक्त विशेष विद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्था इस नीति व कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं रहीं। 1997 में मंत्रालय द्वारा 10 राज्यों में चलाए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व 2001 से शुरू हुए सर्व शिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था मंत्रालय द्वारा की गई। समावेशी शिक्षा योजना में विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, इन बच्चों को उपकरण, पाठ्य पुस्तकें, बाधा रहित वातावरण जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराना आदि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष ₹2000 की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी है। 2005 में मंत्रालय ने विकलांग बच्चों व युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2020 तक सभी विकलांग बच्चों को उपयुक्त रूप से साधन संपन्न मुख्यधारा के विद्यालयों का हिस्सा बनाने की बात कही गई है। कार्यक्रम में विकलांगों के लिए समुचित उच्च शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। मंत्रालय ने 2008 में एकीकृत शिक्षा योजना के स्थान पर केंद्र प्रायोजित माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। इसमें इन कक्षाओं में मुख्यधारा के विद्यालयों में शिक्षा सार्थक बनाने के लिए अनेक प्रावधान रखे गए हैं। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए व संसद से पारित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में भी विकलांग बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में प्रवेश लेने और सुचारू रूप से अध्ययन जारी रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। मंत्रालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ओर से भी विकलांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए कई उपयोगी प्रयास किए गए हैं। अधिक सूचना के लिए संपर्क करें मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in। पृष्ठ 87। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। वर्तमान समय में 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है। पहाड़ी, रेगिस्तानी व दूर दराज के इलाकों में ये संख्या 20,000 है। ऐसे एक केंद्र के अधीन 6 उपकेंद्र तक हो सकते हैं। एक उपकेंद्र सामान्य क्षेत्रों में 5,000 व दुर्गम क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या पर होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय व प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी के बीच सेतु समान है। इनका प्रमुख कम से कम MBBS डिग्री प्राप्त चिकित्सा अधिकारी होता है और उसके अधीन 14 तक अर्ध चिकित्सा और अन्य कर्मचारी होते हैं। केंद्र अपने उपकेंद्रों से आने वाले मरीजों का उपचार करता है और इसमें 4 से 6 बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्च 2007 में देश भर में 22,370 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत थे। विकलांगता के क्षेत्र में इन केंद्रों को जहां कोई भ्रम न हो, ऐसी स्थितियों में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है और ये केंद्र विकलांगता के आरंभिक अथवा प्राथमिक उपचार में भी सहयोग दे सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। निर्माण भवन नई दिल्ली में स्थित इस मंत्रालय का प्रमुख दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम आयोजित करना है। राज्य स्तर पर भी मंत्रालय संबद्ध सरकारों को मार्गदर्शन व सहयोग देता है। पृष्ठ 88। विकलांगता के क्षेत्र में इसकी मुख्य भूमिका रोकथाम व सहायक योजनाएं संचालित करने की है। इसके अंतर्गत कार्यरत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 1975 में देश में दृष्टिबाधितों की संख्या लगभग 90 लाख बताने वाले आंकड़ों की काफी चर्चा रही है। मंत्रालय ने समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र में भी कुछ योगदान दिया है। मंत्रालय के अंतर्गत विकलांगता से संबंधित निम्न प्रमुख संगठन कार्य कर रहे हैं। मैसूर, कर्नाटक में राष्ट्रीय वाणी व श्रवण संस्थान, बेंगलौर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व स्नायु विज्ञान संस्थान। इन संस्थानों का प्रमुख दायित्व संबद्ध विकलांगता के क्षेत्रों में रोकथाम व अन्य उद्देश्यों के लिए शोध करना और व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देना है। मंत्रालय कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए भी योगदान करता है। साथ ही मंत्रालय वर्ष 1976 से दृष्टि बाधिता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसका उद्देश्य दृष्टि बाधिता की अधिकाधिक रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम ने वर्ष 1989 भारत में दृष्टि बाधितों की अनुमानित संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख बताई। जुलाई 2006 से जून 2008 तक मंत्रालय ने एक प्रायोगिक योजना के रूप में बधिरता रोकथाम व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से लागू किया। मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 2003 में जारी स्वास्थ्य व विकलांगता के नए अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप वर्गीकरण के भारत में कार्यान्वयन की भी निगरानी कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.bd। पृष्ठ 89। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन। ये संगठन केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। संगठन विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंकड़े एकत्र करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। विकलांगता संबंधी आंकड़े इस संगठन के विशेष रूप से 36वें, 47वें और 98वें चक्र यानी राउंड्स 1981, 1991 और 2002 में एकत्र किए गए और परिणाम रिपोर्टों के रूप में प्रस्तुत किए गए। 36वें चक्र जुलाई-दिसंबर 1981 में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या मूक अथवा दोनों और शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या दी गई। इसके अनुसार देश में ऐसे विकलांगों की अनुमानित संख्या नगरों में 1 लाख जनसंख्या पर 1420 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख की जनसंख्या पर 1844 बताई गई। दृष्टिबाधितों की कुल अनुमानित संख्या 34,75,000 बताई गई। संगठन द्वारा 1991 जुलाई-दिसंबर के अपने 47वें चक्र में इन्हीं श्रेणियों के व्यक्तियों के विषय में आंकड़े दिए गए और कहा गया कि इनकी अनुमानित संख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नगरों में 1579 और ग्रामीण इलाकों में 1995 है। इनके अनुसार संबद्ध विकलांगों की कुल अनुमानित संख्या 1,61,50,000 व दृष्टिबाधितों की 40,500 बताई गई। स्रोत नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1981-1991 सर्वे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स रिपोर्ट्स। संगठन के 98वें चक्र में निम्न विकलांगताओं पर आंकड़े एकत्र किए गए: मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि, श्रवण विकलांगता, वाणी विकलांगता या दोनों, शारीरिक विकलांगता, बहुविकलांगता। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नगरों में विकलांगों की संख्या 1499 और ग्रामीण इलाकों में प्रति 1 लाख पर 1846 अनुमानित की गई। पृष्ठ 90। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में संबद्ध विकलांगों की कुल अनुमानित संख्या लगभग 1,84,00,000 और दृष्टिबाधितों की संख्या 27,62,000 बताई गई। स्रोत मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2003 डिसेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया NSSO 58th राउंड रिपोर्ट नंबर 485। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। इस परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्कूल शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई। परिषद का मुख्यालय श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग में हैं। विकलांगता क्षेत्र में परिषद का प्रवेश वर्ष 1977 से 78 में हुआ, जब इसके शिक्षक प्रशिक्षण विभाग में एक रीडर पद के सदस्य की अध्यक्षता में इस लेखक समेत अनेक व्यावसायिकों की एक समिति गठित की गई। उद्देश्य था नई एकीकृत शिक्षा योजना के संदर्भ में विकलांग बच्चों के शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने में सहयोग देना। 1983 में परिषद की ओर से डॉक्टर N.K. जंगीरा के नेतृत्व में इस लेखक सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए कुछ एशियाई देशों की यात्रा की। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में परिषद के शिक्षण प्रशिक्षण विभाग में विस्तार सेवाओं के अंतर्गत विकलांग शिक्षण को भी सम्मिलित किया गया। इस विभाग में दृष्टिबाधित व श्रवण विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा में संसाधन पुस्तकें तैयार की। 1987 से 1993 तक यूनिसेफ के सहयोग से परिषद ने 10 राज्यों के एक प्रतिनिधि प्रखंड में विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना संचालित की। तब से परिषद इस क्षेत्र में उपयोगी योगदान करती रही है। विकलांगों की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख दायित्व है, जो हाल के कुछ वर्षों तक विशेष समूहों के शिक्षण विभाग का अंग रहा। अब परिषद ने समावेशी शिक्षा का एक पृथक प्रकोष्ठ गठित कर दिया है। पृष्ठ 91। पिछले 2 दशकों में परिषद के इस संबद्ध विभाग की ओर से विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख योगदान हुए हैं। कुछ शोध कार्यों का निष्पादन, राज्य स्तर के समावेशी शिक्षा से संबद्ध अधिकारियों व सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विकलांगता संबंधी विभिन्न अभिविन्यास कार्यक्रम, अल्पदृष्टि व श्रवण विकलांग बच्चों के शिक्षण पर पुस्तिकाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें परिषद की वेबसाइट www.ncert.nic.in। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये भारत सरकार में विकलांगता क्षेत्र में शीर्ष मंत्रालय है, जिसका मुख्य कार्यालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली में है। इस मंत्रालय के अंतर्गत विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित प्रमुख संगठन संचालित किए जा रहे हैं। विकलांगों की अलग अलग श्रेणियों के लिए 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनमें से 6 की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इन 6 के अतिरिक्त संस्थान हैं स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान, जो कटक में है। ये संस्थान मुख्यतया शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करता है। प्रमुख निगम न्यास, परिषद व कोष। फरीदाबाद में स्थित राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम ब्याज की सस्ती दरों पर विकलांगों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु ऋण सुलभ कराता है। कानपुर स्थित कृत्रिम अंग निर्माण निगम पर विकलांगों के लिए स्तरीय उपकरण व कृत्रिम अंग बनाने की जिम्मेदारी है। पृष्ठ 92। भारतीय पुनर्वास परिषद व स्वलीन, मानसिक विकलांग, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात व बहुविकलांगजनों की सहायतार्थ न्यास, इन दोनों संगठनों की चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र है। विकलांगों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र व जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र। इन केंद्रों का वर्णन इस पुस्तक में अन्यत्र उपलब्ध है, अतः यहाँ इनकी और अधिक चर्चा नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय कोष। मंत्रालय के अंतर्गत ये कोष विभिन्न धनराशियों और सिक्योरिटीज पर मिलने वाले ब्याज से बनता है। 2002-2003 से मैट्रिक के आगे की शिक्षा के लिए इस कोष से विकलांग युवाओं को 500 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। सहायता योजनाएं। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ शर्तों पर निर्धारित उपकरण निःशुल्क सुलभ कराने की योजना। स्वयंसेवी संस्थाओं को विकलांगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने हेतु अनुदान के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। केंद्र व राज्य निकायों व विश्वविद्यालयों को बाधा रहित परिवेश के निर्माण, वेबसाइटों तक पहुंच आदि के लिए विकलांगता अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु सहायता योजना।
निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को विकलांगों को रोजगार सुलभ कराने हेतु ईपीएफ और ईएसआई के लिए देय अंशदानों के प्रथम 3 वर्षों में भुगतान हेतु सहायता योजना, बशर्ते विकलांग कर्मचारी का वेतन ₹25,000 प्रति माह से अधिक न हो। पृष्ठ 93। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं के लिए योजना आयोग ने मंत्रालय को 1,426.8 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था। स्रोत मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2011 स्टेटस पेपर ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अनपब्लिश्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये संगठन 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। इस दिन को आज भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी विषयों के विनियमन और समन्वय करने का दायित्व निभाता है। इसके 193 देश सदस्य हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन के अंतर्गत हिंसा व पीड़ा रोकथाम तथा विकलांगता विभाग हमारे क्षेत्र से संबद्ध है। मुख्यतया यह विश्व में विकलांगताओं की रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए योगदान करता है। विश्व स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ये समुदाय आधारित पुनर्वास को भी बढ़ावा देता है। इस संगठन ने विश्व विकलांगता प्रतिवेदन नाम से जून 2011 में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ बताया गया है कि विश्व में विकलांग व्यक्तियों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 15% है, जिसे पहले 10% माना जाता था। इस दस्तावेज के अतिरिक्त संगठन ने 27 अक्टूबर 2010 को नाइजीरिया के अबूजा नगर में समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया है, जिसकी कुछ अधिक चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क करें www.who.int। पृष्ठ 94। यूनिसेफ। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित बच्चों के लिए आपदा सहायता व भोजन सुलभ कराना। 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंग बन गया और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो गया। हालांकि इसका संक्षिप्त नाम यूनिसेफ ही चलता रहा। यूनिसेफ अब विकासशील देशों में बच्चों व माताओं के लिए दूरगामी मानवीय व विकास संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और ये लगभग 200 देशों में कार्यरत है। इन देशों में यूनिसेफ अपने निश्चित कार्यालयों, जिन्हें कंट्री ऑफिसेज कहा जाता है, के माध्यम से कार्य संचालन करता है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क करें www.unicef.org। संदर्भ या रेफरेंसेस। पब्लिकेशंस। नंबर 1, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2011 स्टेटस पेपर ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अनपब्लिश्ड। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2007। नंबर 3, Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, National Sample Survey Organization 2003, Disabled Persons in India, NSS, 58th Round Report Number 485. Number 4, National Sample Survey Organization, Survey of Disabled Persons in India, 1981-1991. Web resources. Number 1, www.ayjnih.nic.in. Number 2, www.education.nic.in. पृष्ठ 95। Number 3, www.iphnewdelhi.in. Number 4, www.mohfw.gov.pd. Number 5, www.ncert.nic.in. Number 6,
www.niepmd.tn.nic.in. Number 7, www.nimhindia.org. Number 8, www.nioh.in. Number 9, www.nivh.org.in. Number 10, www.socialjustice.nic.in. Number 11, www.unicef.org. Number 12, www.who.int.